वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम फिर से करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी हम कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। और मैंने आपको जैसे बताया था लूसेंट हिस्ट्री में आपको करवा रही हूँ क्योंकि ये 27 अप्रैल जैसे एग्ज़ाम का डेट आया है लेक्चरर का, तो हमारे पास लगभग हमारे पास 3 महीने बचते हैं। ठीक है, तो 3 महीने में अब इतना टाइम नहीं है कि आप कोई बहुत मोटी बुक पढ़ के बैठ जाए। आप इसे रिवीजन समझिए या आप इसे पढ़ सकते हैं एज डेली के उससे। ठीक है, डेली टेस्ट समझिए। ठीक, तो इसमें मैंने लूसेंट की हिस्ट्री इंक्लूड करी है और अभी हम एंशिएंट पे चल रहे हैं। 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। अगर आप जो कल का है लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आज हम 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करेंगे और उसके बाद कल मैं आपको बौद्ध और जैन धर्म कराऊंगी। आज जो मैं करवा रही हूँ, आज वैदिक सभ्यता से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना था? ठीक है, तो जो वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है तो वैदिक सभ्यता में जो क्या होता है वो आर्यों के से संबंधित होती है। तो आर्यों का मूल निवास मैक्स मूलर कहाँ मानता है? तो मैक्स मूलर ने उसे माना है मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक है, और वहाँ से आके जो सर्वप्रथम बसते हैं वो सर्वप्रथम बसते हैं आपके पंजाब और आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ बसते हैं? पंजाब और अफगानिस्तान में। सर्वप्रथम जो आपके आर्य हैं वो कहाँ बसते हैं? पंजाब और अफगानिस्तान में। आपको जानकारी होगी अफगानिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। तो कहाँ से आए थे? मध्य में एशिया से। किसके हिसाब से? मैक्स मूलर के हिसाब से। ठीक है, और जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी उसी को हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये तो आज का स्टार्टिंग होगी। चलिए, ऐसे में आपको ना क्वेश्चन के माध्यम से ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम थॉरो स्टडी करवाएं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो आर्य सभ्यता थी उसकी भाषा क्या थी? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिखते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाता है? क्योंकि क्या थी, जो उनकी सभ्यता थी वैदिक सभ्यता थी, तो हमको समझ आ जाना चाहिए कि उनकी भाषा क्या हो सकती है। उनकी भाषा क्या थी? यहाँ पे संस्कृत थी। और जो ये आर्य सभ्यता थी ये क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी हमने देखा, जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है वो नगरीय सभ्यता होती। एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन बहुत अंदर के क्वेश्चन होते हैं, हम इनको स्किप कर देते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आगे है वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो राजा को सलाह देने वाली जो संस्था थी, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सभा एवं समिति, ये दोनों क्या थी? वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। ठीक है, इसमें जो जो सभा थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, और जो सभा में कौन आता थे? श्रेष्ठ लोग, संभ्रांत लोग आते थे। और जो समिति थी, समिति में क्या आते थे? आपके आम जन यानी सामान्य जनता जो आती थी वो समिति में आती थी, और सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ लोगों से संबंधित होती थी। ठीक है, और जो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो ऐसे ही मैं आपको नंबरिंग इसी हिसाब से आगे बढ़ाऊंगी ताकि हमें पता चले कि मैं टोटल कितने क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन मैंने आपको हिस्ट्री पहले भी कराए हैं। अगर मेरे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो 200 हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। दसराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो जो वैदिक सभ्यता होती है, वैदिक कालीन समाज में आर्यों का जब समय होता है तो एक दसराज्य का युद्ध होता है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के ये है आपके 10वें मंडल में। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, किस सूक्त में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका है एक पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, वहां पर सॉरी 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 मैं आपको थोड़ा सा, आपका जो ये कंफ्यूजन हो गया है। जो आपका दसरागे का युद्ध है ये तो आपके 7वें मंडल में है। ठीक है, दसरागे युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और जो यहाँ पर युद्ध हुआ था, यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच में। पहले तो ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता था, अब तो पता नहीं, पर पहले ही क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता था। सुदास एवं आपके 10 जनों के बीच में दसरागे युद्ध हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। पहले थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, उसका जो मैंने आंसर दिया वो आगे वाले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, दसरागे युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दसरागे युद्ध था यह आपके, ये चारों नदियाँ आपकी वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, इनके नाम ऋग्वैदिक कालीन है। ठीक है, तो ये युद्ध लड़ा गया था आपके परशुनी नदी के तट पर।
और परफनी का आधुनिक नाम क्या है आपका? रावी है। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है आपका? झेलम है। अगर आप प्रॉपर उससे पढ़ते हैं लूसेंट वगैरह से, तो यहाँ पे एक कॉलम में ये दिए हुए हैं। विपाशा आपका ब्यास है, और जो आपका गोमती है इसका वर्तमान नाम क्या है? गोमल है। ठीक है, तो जो युद्ध लड़ा गया था दसरा के, ये लड़ा गया था परसनी नदी किनारे। परसनी है रावी नदी। अब बाकी मैंने आपको बता दिया, विस्तातस्ता झेलम है, विपाशा अभ्यास है, गोमती गोमल है। और कुछ और नदियों के बारे में आप अगर जानना चाहें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नदी है एक होती है आपकी अस्किनी। तो अस्किनी आपकी किसके लिए होती है? अस्किनी आपके, चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अस्किनी आपकी हो गई चिनाब, और एक है यहाँ पे आती है सतुद्री। सतुद्री आपकी होती है, सॉरी यह आपकी होती है सतुद्री। सतुद्री आपकी होती है सतलज। ठीक है, ये है तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं आपकी। तो वैदिक काल में नाम उनके ये होते हैं। चलिए, समाज के 4 वर्णों का उल्लेख, जो मैं आंसर आपको पहले दे रही थी ना, तो वो इसमें है। समाज के 4 वर्णों का उल्लेख किस मंडल में है? तो समाज के 4 वर्णों का उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और 10वें मंडल के जो आपका पुरुष सूक्त है। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में समाज के 4 वर्णों का उल्लेख है। कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उस समय जो ये आपका वर्णों का विभाजन था, यह किस पर आधारित था? व्यवसाय पर आधारित हो गया। ठीक है, व्यवसाय पर आधारित था ऋग्वेद काल में। ये वैदिक कालीन, एक होता है इसमें वैदिक कालीन, एक होता है इसमें उत्तर वैदिक कालीन। तो ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक कालीन जो समाज था, उसमें वर्णों का जो विभाजन किया गया, वो विभाजन किया गया व्यवसाय के आधार पे। आगे उत्तर वैदिक काल में जो विभाजन होता है, वह जन्म के आधार पे शुरू हो जाता है, जो शायद अभी भी चल रहा है। ठीक है, चलिए, ऋग्वैदिक समाज में परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो ऋग्वैदिक समाज में परिवार की सबसे छोटी उपाय आप देख सकते हैं, सबसे छोटी इकाई थी आपकी कुल। कुल या परिवार। ठीक है, परिवार की, सॉरी ये मैंने समाज की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, हम खुद टाइप करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो ऋग्वैदिक समाज में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ठीक है, तो वहाँ पे सबसे छोटी इकाई होती है आपकी परिवार या कुल। और इसका जो मुखिया होता था वो पिता होता था, और उसे क्या कहा जाता था? कुलक कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, कुल या परिवार। और जो आपका इसका मुखिया था वो पिता होता था, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ये है आपके महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद को कहा जाता है आपका भारतीय परमाणुवाद का जनक। और एक दर्शन भी, एक ये दर्शन के प्रवर्तक भी हैं। एक दर्शन है आपका वैशेषिक। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आपके कौन हो जाते हैं? कणाद हो जाते हैं, और इन्हीं भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन में कम से कम आपके 30 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है वहां से। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थे? तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता यहाँ पर हम देखेंगे, तो सर्वाधिक प्रिय देवता आर्यों के होते थे 4 ऑप्शन में इंद्र। ठीक है, तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन होते थे? इंद्र होते थे। ठीक है, और जो आर्य थे, ये इनका जो प्रिय पशु था, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रिय पशु कौन था इनका? घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु है घोड़ा, और प्रिय देवता इनके थे इंद्र। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी चीजें हैं ये। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयुक्त नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयुक्त नदी है, एक तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, एक है सर्वाधिक बार प्रयुक्त नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयुक्त नदी आपकी कौन सी है? एक क्या, कौन सा हम पूछना चाह रहे हैं? सर्वाधिक बार प्रयुक्त नदी। तो सर्वाधिक बार प्रयुक्त नदी तो आपकी कौन सी है? सिंधु है। ठीक है, सर्वाधिक बार प्रयुक्त नदी सिंधु है। लेकिन जो सबसे पवित्र नदी, तो ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी आपकी हो जाती है यहाँ पे सरस्वती। तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। सर्वाधिक बार प्रयुक्त नदी कौन सी है आपकी? सिंधु। और गंगा का केवल एक बार यहाँ पे उल्लेख हुआ है, और यमुना का
3 बार उल्लेख हुआ है। वो शायद इसलिए भी है कि सिंधु घाटी जो आपका ऋग्वेदिक काल था, आर्य थे, ये उनकी बसावट उधरी हुई है, इसलिए इस नदी का उल्लेख वहाँ पे, गंगा यमुना का उल्लेख वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र सबको जानकारी है, इसका संबंध ऋग्वेद से है, सब पढ़ चुके हैं इस चीज को। ये आपका सवित्री नामक देवता को समर्पित है, जो सूर्य भी कह सकते हैं इसको। फिलहाल सविता, कहीं पे सविता और कहीं पे सवित्री, जो नई लूसेंट आई वहाँ पे सवित्री ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये सवित्री नामक देवता को समर्पित है। लेकिन अब देखना है कि यह इसकी रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना करते हैं आपके विश्वामित्र जी ने, और इन्होंने क्यों की थी? लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निष्क क्या था? उत्तर वैदिक काल में निष्क क्या था? ठीक है, तो निष्क उत्तर वैदिक काल में था। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं। ये थी मुद्रा की इकाई, और एक और थी निष्क के अलावा, एक थी शतमान। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में 2 चीजें हैं, एक वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ध्यान रखिएगा। तो जो निष्क और शतमान थे, ये उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयां थी। नेक्स्ट है, षड दर्शन में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो षड दर्शन है हमारे विचारधाराओं में। ठीक है, और ये रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं, उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो आपका जो चारवाक है, ये षड दर्शन में आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वेदांत, सांख्य, योग, आपका न्याय, वैशेषिक और आपका मीमांसा। अभी आप मत बोलना आप गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। ऑथेंटिक बुक मैंने सामने रखी है, लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत पुरानी बुक भी है, विश्वसनीय बुक भी है। अगर मैं आपको पहले भी रखा, अगर आप बहुत अच्छी कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, बहुत ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ और है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उन बुक्स को सर्च करके आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो बुक मेरे सामने है लूसेंट है, वहाँ से मैं आपको करा रही हूँ। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है कि षड दर्शन में आपका वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये सम्मिलित है षड दर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ दर्शन है और उनके प्रवर्तक है जो हमें मैच करने हैं। तो सांख्य सबको जानकारी होगी, सांख्य दर्शन जो है वो किससे मैच होता है? सांख्य आपका कपिल से होता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, जो है मैंने वही लिख दिया है। चलिए जानकारी समझिए, सांख्य आपका कपिल है, योग पतंजलि है, न्याय आपका गौतम, वैशेषिक आपका कणाद, और मीमांसा आपका जैमिनी और बादरायण, 2 होते हैं, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा है। ठीक है, और बाकी ये हो गए आपके। ठीक है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। ठीक है, सांख्य का कपिल है, योग का पतंजलि है, न्याय का गौतम है, और वैशेषिक का आपका कणाद है, प्रवर्तक। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें एक बौद्ध ग्रंथ से भी प्राप्त होती है, और वह बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? आपका देख रहे होंगे यहाँ पे, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, जातक कथाएं तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। कल्पसूत्र जैन धर्म का है, और आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, जिससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक महाजनपद है, मैंने 16 महाजनपदों, अगर आप लिस्ट देखना चाहें तो हर महाजनपद की राजधानी भी दी हुई है। मैंने यहाँ पे लिया है गांधार महाजनपद। तो गांधार महाजनपद की राजधानी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला थी गांधार महाजनपद की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? एक संप्रदाय था आपका आजीवक, और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खलीपुत्र गोसाल ने। ठीक है, मक्खलीपुत्र गोसाल ने किसकी की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में सीता क्या था? उत्तर वैदिक काल में एक शब्द प्रचलित था, सीता। ये शायद क्वेश्चन अभी मुझे लगता है रिसेंटली यूके लोकसभा आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। तो सीता क्या था उत्तर वैदिक काल में? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं, देवी, फल, गृहिणी या हल रेखा। तो उत्तर वैदिक काल में जो सीता था, वो हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? सिरा कहा जाता था, और जो आपकी हल रेखा है उसे कहा जाता था सीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी?
तांबा, लोहा, पीतल या कांसा। तो जो आर्यों ने धातु खोजी वो है आपका लोहा। ठीक है। और लोहा को जो आर्य थे वो क्या कहते थे? श्याम अयस। ठीक है। और जो आपका तांबा है, तो तांबे को जो आर्य थे ऋग्वैदिक काल, वो कहते थे लोहित अयस। ठीक है। तो आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। लोहा को श्याम अयस कहा जाता था और तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इन चीजों का भी, ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वप्र देवता कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था वो ऋग्वैदिक काल था, वहां पर जो सर्वप्रिय देवता थे वो इंद्र थे और सर्वप्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवता, जो सर्वप्रिय देवता थे वो बदल गए थे। तो उत्तर वैदिक काल के जो सर्वप्रिय देवता थे वो थे आपके प्रजापति। ठीक है। और यहीं पे मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, जो वर्ण था समाज में, जो वर्ण का विभाजन था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वह अब व्यवसाय के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर वर्णों का विभाजन होने लगे। यानी जन्म से ही व्यक्ति शूद्र होगा, जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होगा, व्यवसाय का कोई यहाँ पे महत्व नहीं रह गया। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? वैद, अभी मैंने आपको दर्शन बताया, 7 दर्शन, तो सबसे प्राचीन दर्शन यहाँ पर कौन हो जाता है? सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पे कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितनी डिटेल में आपको ये वाली क्लासेस कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट क्लास हमारी बौद्ध एवं जैन धर्म की आएगी। और वीक में एक दिन हम क्या रखेंगे आपके लिए? उत्तराखंड की क्लास रखेंगे। और आपको मैं अभी जो एप्टीट्यूड है वो मैं अभी फिलहाल आपको स्टार्ट नहीं करवाऊंगी, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। मेरे पास बहुत अच्छी बुक्स आई हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, तो बुक में पहले मैं बुक की स्टडी खुद करूँगी तब आपको करवाऊंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।